और एक उनमें से एक मिठाई है जो सबसे ज़्यादा अनपॉपुलर है, और वो अनपॉपुलर ऐसे ही नहीं है कि भाई लोगों ने एक दिन डिसाइड किया उठ के कि भाई आज हम इसको अनपॉपुलर कर देंगे, नहीं, वो अपनी हरकतों से ही अनपॉपुलर है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये एक गिफ्ट आया था मेरे घर पे सोन पापड़ी का, ठीक है, और ये डब्बा है, इतना बड़ा डब्बा दिख रहा है, तुम्हें लग रहा होगा कि भाई हाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ होगा सोन पापड़ी। पहली बात तो ऐसा होता है कि इसके अंदर एक छोटा सा डब्बा और होता है, ठीक है। अब ये छोटे से डब्बे में है सोन पापड़ी, ठीक है, दिख रहा है। अब इसको मैं खोलता हूँ, खोला, ठीक है, ये भी निकाल दिया, लिड भी। अब देखना, सोन पापड़ी यहाँ से स्टार्ट होंगे ना, यहाँ तक है, लेकिन बॉक्स जो है ना वो यहाँ तक है, यहाँ तक, देख रहे हो तुम, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक बॉक्स है, लेकिन सोन पापड़ी सिर्फ यहीं तक ही है। तो इतना बड़ा ये जो प्लास्टिक का डब्बा बनाया है दिखाने के लिए कि भाई यहाँ से यहाँ तक की सोन पापड़ी है, लेकिन अंदर तुम चीज़ें नहीं डाल रहे हो, तो ये स्कैम नहीं तो और क्या है भाई? इसका क्या रीज़न क्या हो सकता है कि भाई क्या ये वेट बैलेंस करने के लिए बना रखा है खाली स्पेस, या फिर कुछ ऐसा है कि भाई एयर कैप्चर कर रहा है, क्या है इसका रीज़न, क्या है मुझे बताओ। कोई रीजनिंग है इसकी कि ये खाली स्पेस यहाँ पे क्यों रखा गया है? मुझे तो नहीं लगता इसका कोई रीजनिंग है, कोई बनता है, या तो ये डब्बा किसी और चीज़ का है जो सोन पापड़ी में भी यूज़ हो गया है, ठीक है। इन्होंने कहा क्यों भाई एक और डब्बा हम क्यों मैन्युफैक्चर करें, डायरेक्ट इसमें सोन पापड़ी भर के बेच देते हैं। तो समझ रहे हो तुम, ये सोन पापड़ी का जो वो है ना, मतलब इमेज जो खराब हुई है ना, वो इन्हीं हरकतों से हुई है। डब्बे में जगह ज़्यादा है लेकिन भाई सोन पापड़ी कम भरी है, कॉस्ट मतलब यहाँ बचाई जा रही है, समझ रहे हो। इसमें और थोड़े 3 सोन पापड़ी और आ सकते थे, लेकिन यहाँ पैसा बचाया जा रहा है उन 3 पापड़ियों से। तो भाई ये बहुत गलत है भाई। पता नहीं, शायद एक कंट्री है, शायद जापान ही है वो कंट्री, जहाँ पे ना रूल है कि तुम जो भी बेच रहे हो ना, चाहे वो पैकेट में हो या वेफर्स में हो या फिर चॉकलेट हो या फिर चिप्स हो, जो भी हो, लेकिन उसका जो साइज़ है ना वो तुम्हारे पैकेट पे जो इमेज बनी है सेम होना चाहिए। अगर वो दोनों डिफरेंट निकल गए ना, तुम पे बहुत तगड़ा केस हो सकता है। एक भाई मेरे को लगता है वो इंडिया में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देख रहे हो तुम, इसको देख रहे हो, ये क्या सेक्शन है भाई, ये क्यों है ये सेक्शन, और इसमें मिठाई क्यों नहीं है? स्कैम नहीं तो क्या है ये? वेलकम टू अनदर डे इन द एडवेंचर्स ऑफ पनवेल 5। मैं यानी तुम्हारा होस्ट वाइट चलेग और मेरा दोस्त अमन अपनी डेली लाइफ थॉट्स फीलिंग्स डॉक्यूमेंट कर रहे हैं एज मच एज पॉसिबल। साथ ही साथ हमारे 3 दोस्त और हैं जो इस सफर में हमसे आगे चल के जुड़ने वाले हैं, और हम सबको मिला के बनता है पनवेल 5 हैशटैग बैंड ऑफ ब्रदर्स। राइट नाउ वी ऑल हैव आवर इंडिविजुअल गोल्स। जैसे अमन को बनना है एक प्यारा दुलारा सच्चा ईमानदार जनता की सेवा करने वाला जूनियर इंजीनियर हैशटैग ईमानदारी फॉर लाइफ। एंड मुझे बनना है एक सर्वगुण संपन्न क्रिएटर जो अपने क्रिएटिविटी एंड आइडियाज को एक लाइफ दे पाए और एक फुलेस्ट लाइफ जी पाए हैशटैग YOLO। वन मोर थिंग दोस्तों, दिस इज नॉट अ व्लॉग, दीज आर एक्सर्प्ट फ्रॉम आवर लाइफ। एक चीज और दोस्तों, अभी हम सबके गोल काफी डिफरेंट है, लेकिन हमारा एंड गोल सबका सेम है कि एक दिन ऐसा आएगा, और एक दिन डेफिनेटली ऐसा आएगा कि जब हम सब साथ में काम करेंगे, दुनिया घूमेंगे एंड अंधा पैसा छापेंगे। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों एक और स्कैम के बारे में मुझे बात करना है, और वो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ODI 2, ठीक है। और क्या हुआ यार ये रोहित को और विराट का तो मैं मतलब हैरान हो गया कि 2 डक बैक टू बैक। और यार एक बात तो है कि मतलब भाई पहले आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली बॉल से परेशान होता था, पता नहीं इन स्विंगर से भी परेशान हो रहा है। मतलब जब होता है ना कि आउट ऑफ टच चला जाता है बंदा, तो मतलब वो सच में आउट ऑफ टच चला ही जाता है। और मतलब ये बात तो लोग बोल रहे थे कि भाई 5 महीने क्रिकेट नहीं खेली तो टच थोड़ा छूट जाता है। तो मैं तो ये सोचता था कि यार वो इतने सालों से खेल रहे हैं, 5 महीने नहीं खेले तो कौन सा टच छूट जाएगा, इतना एक्सपीरियंस है। लेकिन वो मैच में दिख रहा था, चाहे वो विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो। रोहित शर्मा भी ना स्टार्टिंग के 10 15 20 बॉल है ना, ऐसे मतलब मिस टाइम कर रहा था, और बॉल रुक मतलब वो समझ नहीं पाता, बैट पहले घूम रहा था, बॉल पे फिर बाद में निकल रही थी। तो ये सब हो रहा दिख रहा था कि भाई जब टच छूट जाता है तो कैसा थोड़ा रस्टी फील होता है। जेन्युइन है ये, मतलब चाहे कितना ही बड़ा प्लेयर हो, अगर वो बैक टू बैक कॉम्पिटेटिव क्रिकेट नहीं खेल रहा ना, तो वो दिख जाता है। और इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि भाई इनको खेलना नहीं आता, भाई 2 मैच और खेलेंगे ना ये अपने आप फॉर्म में आ जाएंगे, तो उसकी फॉर्म की टेंशन नहीं है। फॉर्म इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्परेरी, सॉरी, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, ये हमेशा हमें पता है। और मुझे पता है भाई विराट भाई बाउंस बैक कर लेगा, तो उसकी मेरे को कोई टेंशन नहीं है। बस अजीत एग्रेगोर और ये गौतम गंभीर मिलकर इनको टीम से ना निकाल दे, मुझे बस उसकी चिंता है। लेकिन बाकी तो मुझे पता है यार ये कर लेंगे। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ODI 2 तुमने देख लिया होगा, और कैसा डिजास्टर क्लास परफॉर्मेंस था हमारे प्लेयर का, वो भी देखने को मिल गया। चाहे वो फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, हर डिपार्टमेंट में हमारी टीम नहीं खेली अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली इसलिए जीत गई। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब बात यह है कि भाई हमें इसमें से क्या सीख मिली। पहली सीख तो ये है कि भाई हमें कुलदीप यादव को खिलाना पड़ेगा। कुलदीप यादव को खिला लो भाई। कुलदीप यादव एक एक ऐसा बंदा है जो मैच विनर है। हर टीम में ना एक प्लेयर होता है और एक होता है मैच विनर। कुलदीप यादव ना तुम्हारा मैच विनर है। तो मैच विनर को तो तुमने बाहर वो पानी पिलाने के लिए रखा हुआ है और तुम खिला रहे हो ये हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी को। और इनसे तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई ये हार्दिक पांड्या है तुम्हारे आने वाले। हार्दिक पांड्या भाई एक अलग मिट्टी का प्लेयर है। वो उसके तो मतलब कोई गुण तो मतलब रहता ना कि भाई स्पार्क दिख रहा हूँ इनमें, वो हार्दिक पांड्या बनने का वो तक नहीं दिख रहा मुझे। जो जिस प्लेयर में मुझे वो दिखता है ना वो है शिवम दुबे। शिवम दुबे भाई तुम्हारा मैच विनर प्लेयर है। उसको लेकर आओ भाई इस टीम में, यहाँ खिलाओ शिवम दुबे को, 2 टाइम दो उसको, थोड़ा पालो पोसो और नर्चर करो, तब जाके वो बन जाएगा ऐसा प्लेयर, हार्दिक पांड्या टाइप क्लच प्लेयर। ये पता नहीं कौन। और वॉशिंगटन सुंदर की जगह भाई तुम कुलदीप यादव को रख सकते थे आराम से भाई। एडम जैम्पा तुम्हारे 4 विकेट लेके दे रहा है भाई, मैं श्योर हूँ कुलदीप यादव तो तुम्हें पक्का लेके देता। इतनी तो बड़ी टीम भी नहीं थी ये, मतलब आधे बंदों को हम जानते नहीं है कि कौन से प्लेयर हैं, पहली बार मैं देख रहा हूँ ये। आईपीएल में 1-2 बार देख लिया था, लेकिन भाई ऐसा लगता था नए बच्चे हैं ये तो 18-20 साल के। इनको ये आके तो हमें पेल गए भाई। वो मैथ्यू शॉट तो भाई ऐसे शॉट ले रहा, कहीं से वो शॉट नहीं लग रहा था, इतने लंबे लंबे शॉट मार रहा था वो मैथ्यू शॉट आके। ठीक है, पूरी टीम ने मतलब भुस्सी भर दी इंडिया की आँखी। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें। और मैं बताता हूँ और क्या चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। और भी जैसे चीज़ें हैं, जैसे भाई शुभमन गिल। शुभमन गिल का भाई सिंपल है कि जो बड़े मैच होते हैं ना उसमें शुभमन गिल को नहीं खेलना होता। ये तो मैंने देख लिया है और मैंने बहुत बार नोटिस किया है। चाहे वो वर्ल्ड कप फाइनल हो, एशिया कप फाइनल हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, कुछ भी हो, तुम देखना बड़े मैच जब हो रहे होंगे तो शुभमन गिल की परफॉर्मेंस नहीं आती है। डेड रबर मैच में देखना भाई, सेंचुरियाँ लगती है। सेंचुरी नहीं, सेंचुरियाँ लगती हैं तब शुभमन गिल की। तो मुझे समझ नहीं आता कि भाई शुभमन गिल को किस बेसिस पे कैप्टनसी दी गई है, क्या बेसिस है, क्या एग्रेशन या क्या उसके अंदर ऐसा दिखा कि शुभमन गिल कैप्टन बना दिया गया। ऑल दो भाई तुम्हारा जो वाइस कैप्टन है श्रेयस अय्यर, मोर देन केपेबल है भाई। उसको बनाओ भाई कैप्टन, उसके अंडर लीड करो टीम इंडिया को। वो लीड करेगा टीम इंडिया को, और देखो भाई टीम इंडिया कहाँ पहुँचती है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई श्रेयस अय्यर ज़्यादा बढ़िया कैप्टन हो सकता है इंडिया का। तो मेरे को तो शुभमन गिल से भाई इन जनरल कोई पर्सनल हेट नहीं है, पर मेरे को लगता है नहीं शुभमन गिल कोई ऐसा बंदा है जिसके अंदर कोई कुछ ऐसा डिफरेंट है या फिर यूनिक है जिसकी वजह से उसको इतना सब कुछ मिल रहा है। ऑलराउंडर के पीछे मत भागो भाई इतना। ऑलराउंडर मिल रहा है तो ले लो, ऑलराउंडर नहीं है तो भाई प्रॉपर बैटर खिला लो, प्रॉपर बॉलर खिला लो। क्योंकि हमारी टीम में ना बॉलर है, बट वो बॉलर नहीं है जो तुम्हें मैच जिता के दे, विकेट निकाल के दे क्रूशियल टाइम पे। वो वाले बॉलर नहीं है ये। बुमराह नहीं होता तो भाई टीम एकदम विकलांग सी हो जाती है। आधी टीम को समझ ही नहीं आता कि भाई करना क्या है यहाँ पे। मतलब इतनी डिपेंडेंसी। और ये तो तब भी चलो अब अभी कम हो गई है, अभी 2-3 साल पहले तो इतना हो गया था जब बुमराह इंजर्ड हो गया था कि भाई मैच खेला ही नहीं जा रहा इंडियन टीम से। और सारा दोष ये सिर्फ बुमराह पे डाल दिया कि भाई बुमराह जल्दी आ जाए, बुमराह जल्दी आ जाए, हमसे हो नहीं रहा, बुमराह आगे बचा ले बुमराह। तो ये तो हालत थी हमारी टीम की बॉलिंग की डिपार्टमेंट में। तो उस हिसाब से तो भाई मेरे को लगता है यार फटाफट तुम बॉलिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करो। इकोनॉमिक बॉलिंग से कुछ नहीं होने वाला। विकेट टेकर चाहिए भाई, एक इकॉनमी बॉलर चलेगा। जैसे जॉश हेजलवुड उनकी टीम से बढ़िया खेल गया, 26-28 रन दिए उसने और 35 ओवर था, उसके सारे ओवर निकाल दिए उसने। एकदम हवा की तरह ओवर डाला उसने। क्या ओवर था भाई, 26-28 रन तो भाई T20 में देते हैं प्लेयर, और इसने 10 ओवर के 10 ओवर में दिए इतने रन। समझ रहे हो तुमने कितने डॉट बॉल डाले होंगे उसने। तो भाई ये बॉलर चाहिए हमें भी, जॉश हेजलवुड जैसे बॉलर, सिराज है, अर्शदीप है। लेकिन इनमें से कोई बॉलर ना ऐसा नहीं है जो तुम्हें विकेट टेकिंग एबिलिटी हो, जिसके अंदर जो डेंजरस हो, जिसके आते ही ना जो सामने वाला बैट्समैन वो घबरा जाए। बुमराह के अलावा तुम्हारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है। हार्दिक पांड्या है जो मैच विनर है, लेकिन हार्दिक पांड्या नहीं खेलता, बुमराह नहीं खेलता ना, तो जैसे ही ये दोनों प्लेयर बाहर होते हैं तुम्हारी टीम की जो लोअर ऑर्डर और जो बॉलिंग है वो पूरी बिखर जाती है। मेरे को तो ऐसा लगता है भाई, मेरा ना एक पर्सनल टेक है, हॉट टेक है मेरा ये, अक्षर पटेल पे ना मैं ज़्यादा डिपेंड कर सकता हूँ रैदर देन शुभमन गिल पे। अक्षर पटेल ने ऐसे ऐसी जगह पे नॉक्स खेले हैं ना, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो, तुम्हारा चैंपियंस ट्रॉफी हो, या बहुत सारी जगह पे अक्षर पटेल ने ऐसी इनिंग्स खेली है, या फिर कल वाला हो गया जिसमें 40-45 रन जितने भी मारे उसने। ये छोटे छोटे इनिंग्स जो अक्षर की जो कंट्रीब्यूशन है ना वो बहुत बड़ा वो निकाल के दे चुकी है, आउटपुट निकाल के दे चुकी है इंडियन टीम को। तो लेकिन शुभमन गिल का एक इनिंग नहीं है मुझे याद जो जिसने इतना अच्छा कंट्रीब्यूट किया हो, जो जिसमें उसने 40-50 रन ही मारे हो, लेकिन भाई टीम जीत के आई हो, टीम के लिए क्रूशियल 40-50 रन हो, एक भी नहीं है भाई, एक भी नहीं है। तो शुभमन गिल को भाई बाहर बिठाओ, जायसवाल को अंदर लेकर आओ, मैं तो ये कहता हूँ। क्योंकि रोहित शर्मा ने भी तो एक जो 4th BG टीम है वो भी किया था ना कि मैं बाहर बैठता हूँ भाई तुम खेलो। ऐसे शुभमन गिल को थोड़ी देर बाहर बिठाओ और जायसवाल को लेकर आओ, जायसवाल को खिलाओ,
ठीक है, और प्रॉपर भाई एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ खेलो यार। ये क्या टीम बना के गए हो जिसमें ना तुम्हें बॉलिंग में भरोसा ना बैटिंग पे भरोसा है। क्या बोलूँ मैं, बस यही है भाई, सुधार लो यार अपने आप को। दोस्तों एक लास्ट चीज़ और है जो मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ। मेरे को पता नहीं मेरे पास टाइम बचा है कि नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड करते करते सारा स्टोरेज ख़त्म हो चुका है। तो बस हो रहा है रिकॉर्ड, लेकिन कब तक हुआ पता नहीं। बात यह है कि भाई आजकल मैं अपने आसपास नोटिस कर रहा हूँ लोगों को कि लोगों के विचारों में, लोगों के थिंकिंग में, थॉट्स में और हर चीज़ में ना एज आ रही है, एज फैक्टर इन हो रहा है। और कुछ भी चीज़ करने से पहले वो ये सोचते हैं कि ये चीज़ क्यों नहीं हो पाएगी। ये नहीं सोच रहे कि भाई कैसे हो पाएगी, कि इसके होने के कितने तरीके हो सकते हैं, रीज़न हो सकते हैं कि इसको मैं कर लूँ। वो ये सोच रहे कि इसको ना कर पाने के कितने तरीके हैं, कि कितने रीज़न हो सकते हैं कि इसको ना किया जा सके। तो यार मेरे को ना एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है, जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोली है, हमेशा बोलते हुए आए हैं कि भाई ना करने के तो बहुत सारे रीज़न होंगे, लेकिन करने के रीज़न बताओ मुझे, कि करने के रीज़न तो दो, कि कैसे होगा वो रीज़न तो दो। तो ये चीज़ मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगती है। ऑल्दो वो खुद ये बात नहीं मानते, वो खुद खुद इस पर कभी अमल नहीं करते, लेकिन ये आते है कि वो अपने बच्चों को हमेशा सही चीज़ ही बोलते हैं। तो वही है दोस्तों कि ना करने के हज़ार रीज़न होंगे, लेकिन करने का एक एक रीज़न दो भाई मुझे, एक रीज़न दे दो, वही इनफ है। कैसे हो सकता है वो बताओ, कैसे कर सकते हैं, करने के रीज़न बताओ, सोल्यूशन के रीज़न बताओ, बस मुझे ये जानना है। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि भाई मैं नहीं देखना चाहता एक वाइट वॉश 3-0। तो एटलीस्ट 2-1 तो हो और अगले मैच में विराट और रोहित दोनों चल जाए।